हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.बी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान, भौतिक राशियाँ, उनका मापन, मात्रकों की पद्धतियाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान का परिभाषा क्या है। तो विज्ञान को परिभाषित किया गया है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है हमको, वो एक्सपेरिमेंट से होता है, और वो एक्सपेरिमेंट को हमको सिस्टेमेटिक ढंग से करना है और केयरफुली करना है, मतलब सावधानीपूर्वक करना है, तभी हमको रिजल्ट प्रॉपर आएगा और दुर्घटना नहीं होगी। तो सावधानीपूर्वक क्यों कहा जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ताकि रिजल्ट प्रॉपर आए, सही रिजल्ट आए, सही परिणाम आए और दुर्घटना से बचा जा सके। अब विज्ञान की दो शाखाएं हैं। तो विज्ञान की एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान निर्जीव पदार्थ से संबंधित है, और भौतिक विज्ञान में हम ऐसा कह सकते हैं कि निर्जीव पदार्थ और उनसे संबद्ध घटनाओं का अध्ययन होता है। जबकि अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो उसमें बायोटिक सबस्टेंस अर्थात सजीव पदार्थों का अध्ययन होता है। फिर जो भौतिक विज्ञान है उनकी भी दो शाखाएं हैं, एक हो गया भौतिकी और दूसरा हो गया रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, एक हो गया वनस्पति विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, और दूसरा हो गया प्राणी विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक तरीका जो काम करने का होता है उसमें 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स हैं, या समझ लीजिए कि 5 गो जो मेन ऑर्गेन हो गया इसका काम करने का जो तरीका है, वो उसको हम 5 भाग में विभक्त कर सकते हैं। एक हो गया कि सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए, दूसरा संभावित कारण का अनुमान लगाया जाए, उसके बाद फिर परीक्षण और प्रयोग जो किया गया है उनके कारणों की जांच कर लें परीक्षण और प्रयोग के द्वारा। फिर इसके आधार पर, जांच के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और फिर जो हमारा जो सोच होता है उसमें हम परिवर्तन करते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट का भी परिभाषा है, बहुत प्रचलित परिभाषा है कि मतलब विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, और इन साइंस वी डिस्कवर द नेचर्स लॉ, इस हिसाब से बहुत सारे परिभाषाएं हैं। तो इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि विज्ञान मापन पर आधारित है, और किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि के सदृश एक मानक की आवश्यकता होती है, उसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। तो मापन का जब हम अध्ययन करेंगे विज्ञान में तो क्यों करेंगे? क्योंकि विज्ञान मापन पर आधारित है, और किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि के सदृश एक मानक की आवश्यकता होती है, और उसी मानक को हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक के लिए अंग्रेजी में शब्द है यूनिट। तो यूनिट किसको कहेंगे? तो टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच एनी फिजिकल क्वांटिटी is measured, this standard is called unit of the physical quantity। अब किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए हम उस मात्रक के साथ उसका तुलना करते हैं। तो किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हो गया मात्रक और दूसरा हो गया संख्यांक। जैसे 5 किलोमीटर हो गया तो 5 हो गया संख्यांक और किलोमीटर हो गया मात्रक। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब भौतिक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं, एक आधारी भौतिक राशि और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब आधारी भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो आधारी भौतिक राशि वो भौतिक राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वो राशियाँ हैं जो आधारी राशि पर निर्भर करती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे कि फुट, पाउंड, सेकंड हो गया, इसको संक्षेप में हम FPS कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है। इसी हिसाब से दूसरा पद्धति है CGS, तीसरा है MKS, और अभी आजकल पूरे दुनिया में मान्यता प्राप्त एक पद्धति है SI यूनिट, जिसका मूल नाम जो है इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। फ्रांस भाषा में इसका नामकरण हुआ,
और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और हिंदी में कहते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आइए जानते हैं कि कैसे ये प्रकाश में आया, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो अक्टूबर 1960 में जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसके नज़दीक एक स्थान है सेवरे, वहाँ 11वीं माप तौल के महासम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में पूरे दुनिया भर के जो माप तौल के वैज्ञानिक लोग थे इकट्ठा हुए और सब ने एक सूत्र से कहा कि मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की स्थापना होनी चाहिए। तो उस समय में 6 आधारी मात्रक थे। अब बाद में 1970 में 14वें महासम्मेलन के बाद एक और मूल मात्रक बढ़ गया, वो था मोल। इसके बाद हम देखेंगे कि आधारी एसआई यूनिट्स में 7 आधारी राशियां हैं, जैसे लंबाई के लिए हो गया मीटर, द्रव्यमान के लिए हो गया किलोग्राम, समय के लिए हो गया सेकेंड, विद्युत धारा के लिए हो गया एम्पियर, ताप के लिए हो गया केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए हो गया कैंडेला, और पदार्थ के मात्रा के लिए मोल हो गया। इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक हैं, एक हो गया समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसके बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है मानक उपसर्ग। तो मानक उपसर्ग के मदद से हम जो एसआई प्रीफिक्सेज हैं मानक, तो उसके मदद से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दूरी को माप सकते हैं। छोटी दूरी के लिए जो मापते हैं उसको हम बाईं ओर लिखते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, यहाँ बोर्ड पर हम इसको लिख दिए हैं। और इसमें इसको याद रखने का टेक्निक है कि 10⁻³ लिखिए, उसमें -3 जोड़ते जाइए, तो उसी हिसाब से हो जाएगा 10⁻³ में मिली का माने अंश हो गया। फिर माइक्रो का 10⁻⁶, नैनो का 10⁻⁹, पिको का 10⁻12, फेम्टो का 10⁻15, एटो का 10⁻18। इसी हिसाब से बड़ी दूरी के लिए किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा उपसर्ग है। इसमें भी वही टेक्निक है, 10⁻³ किलो, 10⁻6 हो गया मेगा, 10⁻9 जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा। इसके बाद इस उपसर्ग के मदद से हम बड़े से बड़े दूरी को और छोटे से छोटी दूरी को मापन कर सकते हैं। और ये करने के बाद फिर अब हम लोग देखेंगे कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमको कौन चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम व्युत्पन्न राशि को पहले परिभाषित करते हैं और परिभाषित करने वाला समीकरण लेते हैं। फिर उस समीकरण में जो आधारी राशि है उसके मात्रक को लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है ना। तो लंबाई का मात्रक ले लिए, चौड़ाई का मात्रक लिए, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर हो गया और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर हो गया। तो मीटर गुने मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, या हम हिंदी में कहें तो मीटर वर्ग मीटर कह सकते हैं। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर या वर्ग मीटर कहें हिंदी में। तो क्षेत्रफल के जो अन्य मात्रक हैं, जैसे एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, वर्ग मीटर, तो अन्य जो मात्रक होंगे उसमें हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, और फिर जो उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं कि मतलब 100 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर हम लिख सकते हैं 10⁶ मिलीमीटर। और जब क्षेत्रफल में बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर आयतन की बात करें तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक हो गया लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक, मतलब मीटर गुने मीटर मतलब मीटर क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं हिंदी में घन मीटर। तो आयतन का दूसरा अन्य मात्रक हो जाएगा घन सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सब हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि घनत्व का जो इक्वेशन क्या होता है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन का मात्रक, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक जो हैं उनके विशेष नाम दिए गए हैं। ऐसा क्यों दिया गया है, तो सुविधा के लिए दिया गया है और कुछ महान वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, न्यूटन भी बहुत महान वैज्ञानिक हुए थे। उसी हिसाब से ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, जूल भी बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिनका ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किया गया। उसी हिसाब से जो बल के क्षेत्र में
न्यूटन जैसे जो महान वैज्ञानिक हुए उनका बहुत काम हुआ है, तो न्यूटन को सम्मान देने के लिए बल का मात्रक न्यूटन रख दिया गया है। तो इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं। और दूसरा है कि सुविधा भी होती है। फिर एक अन्य तरीका है, जैसे हम दाब का मात्रक हमको नहीं मालूम है और दाब का मात्रक निकालना है, तो हम पहले लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे कि दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। तो दाब का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लेकिन पास्कल नाम के एक महान वैज्ञानिक हुए, उनको आदर देने के लिए दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से गैसीय दाब के मापन के लिए एटमॉस्फेयर एटीएम संकेत में होता है। तो 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो उसी हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। नहीं, जो ताप का जो मापन के लिए, तापमान के मापन के लिए केल्विन को लिया गया है। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर होता है 273 केल्विन। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर होता है 373 केल्विन। और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जूल है, लेकिन इसे जो एक अन्य और अन्य भी मात्रक हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम में कैलोरी होता है। तो कभी कभी बड़े मात्रक को व्यक्त करने के लिए कैलोरी का उपयोग करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही क्वेश्चन